खुशामदीद आपको कहेंगे नाज़रीन। फरीद रईस आपके साथ मौजूद है और आज बात करेंगे हम ख़ास तौर के ऊपर एक जो सियासी मार्का लगा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और इंतखाबात होने जा रहे हैं। इतवार के रोज़ इंतखाब है। तमाम सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान के जो मार्का है सियासी मार्के के ऊपर अपनी अपनी कंपेन्स उन्होंने की। भरपूर अंदाज में कंपेन चलाई, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो हों, उसमें मरियम नवाज साहिबा हों, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हों। उसके अंदर वो तमाम के तमाम गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी महाजाराई है, मार्का है, जो इंतखाबी मार्का, उसके लिए अपने अपने कैंडिडेट्स को और अपने अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी तरफ माइल करने पे, और इंतखाबी जब मुहिम होती है तो उसमें वादे भी होते हैं, नारे भी होते हैं, और सियासतदान जो सियासी इंतखाबी मुहिम चलाते हैं उसमें अवाम से बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन 2020 है ये, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, इसका बड़ा अहम किरदार है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अब जो नौजवान नस्ल है वो उसमें सोशल मीडिया के जरिए भी कंपेनिंग को ना सिर्फ देखती है, बल्कि ऐसे पॉलिटिकल और सोशल जो एक्टिविस्ट हैं वो भी अपनी अपनी पार्टी के लिए जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चला रहे होते हैं। अब इस तरीके से जो जो इलेक्शन जो इंतखाबी मुहिम है उसका वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह बात जरूर बता दें कि हमारे पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 हैं, पीएमएलएन ने 18 इसके ऊपर खड़े किए हैं, और 24 नशिस्तों के लिए जो 300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि इसमें जो 7 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना हक किराएदही इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मजमूई तौर के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे कि जहां एक तरफ इससे पहले हुकूमत के मुखालिफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का प्लेटफॉर्म रहा, जल्द से जुलूस भी होते रहे हैं, वहीं पे एक प्लेटफॉर्म जहां गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर यही जमातें देखें तो उनमें जो दो बड़ी जमातें हैं उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये अपने अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से इलेक्शन को कंटेस्ट भी ये कर रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे, और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो मौजूद हैं आज तज्जिए के लिए, चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब है, तज्जियाकार हैं, चेयरमैन ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ये हैं। तो चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। परवेज लाल साहब स्टूडियो में आप मैं आपसे अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, जरा ओवरऑल एक 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 जरा एक नज़र, जरा एक रिव्यू या ओवरव्यू दीजिएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतखाबी मुहिम है, और जो कि अब इतवार को इलेक्शन हैं, किस तरीके से आपने इस इंतखाबी मुहिम को देखा, और उसके बाद में अपने दोनों जो मेहमान जो मेरे साथ ऑन वीडियो लिंक है उनकी तरफ चलूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो फरीद रईस साहब आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और दूसरा, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दुनिया के जहाँ मैं होता हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। वहाँ के इलेक्शन और यहाँ के इलेक्शन में थोड़ा फ़र्क है। अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ, ये तीनों पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ हैं, इनके जो वहाँ पर जलसे हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट वहाँ पर ये कोई अपना एजेंडा नहीं दे रहे, मंशूर नहीं दे रहे। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो ये कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं। ये चोर है, ये डाकू है, इन्होंने ये किया, हम ये नहीं करेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी जो है इसकी आप ये कह रहे हैं कि अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, बिल्कुल यही मैं कह रहा अवामी हूँ। इशूज की तरफ नहीं है, ब्लेम गेम ज्यादा ब्लेम गेम आ रही ठीक है। है। और ये उससे, क्योंकि ये एक रीत रिवाज बन चुका है। इससे पहले अभी पाकिस्तान में भी ये सियासी जलसाबाजी एक दूसरे के सामने हो रही है। अभी उसी का सिलसिला, क्योंकि वहाँ पर पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं, और वहाँ पर सब जो जितनी ये सियासी जमातें हैं वहाँ पर इन्होंने, देखिए, आवाम को अगर हमने उनकी मरूमियों को दूर करना है, उनको स्टेबल करना है, उनके फ्यूचर का सोचना है, तो हमें कोई अपना एजेंडा देना चाहिए, मंशूर होना चाहिए, हम चाहते क्या हैं। अभी जितनी टीवी पे या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जितनी तकरीरें हम सुन रहे हैं, उनके अंदर तो ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ऐसी ज़ुबान ये जो इस्तेमाल करते हैं, कभी ये अपनी फैमिली को कहें कि वहाँ पर सुनो कि हम कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन अभी आज उसका टाइम ख़त्म हो गया, परसों
इंतखाबात हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज हमें चेंज करनी चाहिए। हमें जो है, जो यूथ है, अपनी इनको एक पैगाम देना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। लोगों को गाली गलोच देने का कल्चर खत्म करना यानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो हमारा जो कल्चर है इस वक्त, अब जो एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस से यकीनन हम गुजर रहे हैं, उसके अंदर सियासी जमातों को जो है वह तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त और एक दूसरे को जो है वो सियासत करें, लेकिन दायरे अखलाक में और कोड ऑफ एथिक्स में रह के करें। इखलाकियत का होना बड़ा ठीक जरूरी है। है। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब आपकी तरफ जरा आता हूं सर, कि एक तरफ ये जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं बड़ी गहमा गहमी है सर वैसे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से, और मरियम नवाज साहब अभी बड़ी वाइब्रेंट नजर आती हैं, पीएमएलएन बहुत वाइब्रेंट नजर आ रही है इसके अंदर, मियां नवाज शरीफ साहब की भी तकरीर उसके अंदर हुई है और उसमें भी हुआ। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी मंशूर की जहां तक बात हो रही है, तो जीबी के अवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए इस वक्त क्या मंशूर है पीएमएलएन का, और वो क्या चीजें, जो मैं 2020 के तकाजों पे बात करूंगा, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ में जो बार बार कह रहा हूं कि आपका डिजिटल मीडिया और आपकी जो अवाम है, जो आपका यूथ है, वो बड़ा वाइब्रेंट भी हो गया और बहुत ज्यादा वो अवेयर भी हो गया इन चीजों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। अभी मुझसे पहले मेरे ओवरसीज भाई बात कर रहे थे। जिन ममालिक में वो रहते हैं, मैं भी वहाँ गुजर बसर करके आया हूँ, रह के आया हूँ, 7-8 साल नॉर्वे गुजारे हैं। अगर हम उनके साथ अपने रवैयों को कंपेयर करें या उनके साथ अपनी सियासत को, तो वो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इतना मुनासिब नहीं। हम उनसे बहुत पीछे हैं। बहुत कुछ हमने सफर तय करना है, बहुत कुछ सीखना है। जो ऐसा कोशिश तो की जा तो सकती है वैसे, अगर हम कोशिश करें मैं तो। गुजारिश कर रहा हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ जी, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं जो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, जो इस मैदान में हूँ, मेरी यही कोशिश है। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। सारे निश्तर मेरे लिए हैं, सारे तीर मेरे लिए हैं, सारे जमाने के संग बारी मेरे लिए है। लेकिन मैं फिर भी शादा फरहा खड़ा हूँ, अपना झंडा भी लहराता हूँ, अपना मंशूर भी पेश करता हूँ, अपना बैनर और पोस्टर भी लगाता हूँ, जेल भी भुगतता हूँ, अदालत में भी हाजिरी लगवाता हूँ, जीआईटी के सामने पेश भी होता हूँ, और 5 साल के अंदर मैं अंधेरे इस मुल्क के खत्म करके जाता हूँ। जब मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर खड़ी होती हैं तो मंशूर बताती हैं। कौन कहता है मंशूर नहीं बताते? जब शाहिद खाकान साहब खड़े होते हैं तो वो मंशूर ही बताते हैं। जब भी कोई एहसन इकबाल साहब वहां खड़े होते हैं तो वो मंशूर ही बताते हैं। वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि 2013 में हमें पाकिस्तान आपने दिया था दहशतगर्दी में लिपटा हुआ, हमें पाकिस्तान दिया था अंधेरों में डूबा हुआ, हमें पाकिस्तानी मईशत ज़बूं हाली का शिकार थी, मेरे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं था। फिर मैंने इन तीनों चीजों को अपना मंशूर बनाया और मंशूर बनाकर मैंने खैबर से कराची तक दहशतगर्दी का खात्मा किया। मैंने खैबर से कराची तक बिजली के कारखाने लगाए। एक आम मजदूर की सिलाई मशीन से लेकर कारखानादार तक वो मजबूर था। आपके टीवी चैनल्स के बाहर हमें शोर सुनाई देता था जनरेटर्स का। आप जरा पूछिए अपने मालकान से कि भाई बजट बेहतर हुआ कि नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जनाब इमरान खान ने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी कि आप उस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए भी अपने बजट में कमी नहीं। जीबी के लिए हमने क्या दिया? अगर मैं सी पैक की बात करूं, अगर मैं उन तजारती काफिलों की बात करूं जो जूं ही सी पैक के रूट जो है वो अपने कामयाबी और तकमील की तरफ पहुंचेंगे, तो आपके दर्रा खंजराब कहां वाक़या है? ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान सर इज द हेड एंड बलोचिस्तान इज द टेल फॉर द सीपैक के बेनिफिट्स और उसकी चीजों से, उसके बेनिफिट से किसी को कोई इनकार नहीं है। मैं से पूछना चाहता हूं, मुख्तसर कीजिएगा ताकि मुख्तसर गुफ्तगू कर करके तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम इंटरेक्टिव सेशन जरा थोड़ा सा बना लें। सुन लेना मेरा मंशूर। ज़ियामीर भाषा डैम बहुत पुराना मसला था। मुशर्रफ साहब भी तख्ती लगा के आए, जरदारी साहब भी गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी गए। मियां नवाज शरीफ ने ज़ियामीर भाषा के जो लैंड ओनर्स हैं उन्हें 100 अरब के करीब 3 सालों के अंदर दिया और बेहतरीन पैकेज दिया। वहां पे अमली तौर पे कॉलोनी बनी, सिविल काम शुरू हुआ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पानी का जखीरा बनने जा रहा है। वहां पे आपके 4600 मेगावाट के बिजली का कारखाना लगने जा रहा है। मजदूरी भी मिलेगी, रोशनियां भी मिलेगी और कारोबार भी मिलेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि द्यामिर भाषा डैम, सी पैक और उसके अलावा जो 4600 मेगावाट की बात करें, आप ये कह रहे हैं कि सारे पीएमएलएन गवर्नमेंट के अंदर ये तमाम चीजें हुई हैं जो जीबी के हमने इंतजामी तौर पे बहुत सारे इजला बनाए। ठीक है, मैं रमेश कुमार साहब की तरफ जरा आता हूं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। रमेश साहब, ये तीसरा इलेक्शन है जीबी का। अभी लोसर साहब फरमा रहे थे पहला इलेक्शन है,
भाई ये तीसरा इलेक्शन है जो होने जा रहा है। ठीक, मैं रमेश कुमार साहब आपकी तरफ आता हूं जरा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से आप खुद भी जो है वो इन तमाम चीजों पे नजर भी रखते हैं और आपकी चीजें भी आ रही होती हैं, और जिस तरह लोधा साहब ने फरमाया कि हमें तमाम चीजों को हार्मोनाइज करना चाहिए। हम सियासत करेंगे, सियासत करते रहेंगे, लेकिन कम से कम जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हम तमाम लोगों को, चाहे वो हम हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको मिलकर उनके अंदर अगर रखें, नारे भी लगते हैं और वादे भी किए जाते हैं, ये तमाम चीजें, और हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिलकर इस चीज को जब तक कोशिश नहीं करेंगे। मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है, किस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो? ठीक है, आपने कैंडिडेट्स, कंटेस्टेंट्स, आपने उनको टिकट दिए हैं। जीबी के अंदर जिस तरह चौधरी साहब ने बात की है कि हमने दियामिर बादशाह डैम की बात की है, उन्होंने 4600 मेगावाट के प्रोजेक्ट की बात की है, बाकी चीजों की। पीटीआई का क्या मंशूर है? वैसे इमरान खान साहब टूरिज्म पे वैसे बहुत ज्यादा हमें फोकस नजर आते हैं। देखें, पहली चीज़ तो जो चौधरी साहब ने जो बात की, मैं उसके साथ जाऊंगा कि सियासत जो एक इबादत होती है, जो खिदमत होती है, उसकी शुरुआत एथिक्स से होती है। हम एथिक्स को भूल गए हैं। मेरा आज ही आर्टिकल दी न्यूज़ में आया है इन व्यू ऑफ हिस्ट्री, और कल आया था तारीख के ऊपर एक नज़र। आप पाकिस्तान के हालात हम पढ़ते रहते हैं, देखें, हम पढ़ते रहते हैं आपकी, 73 रमेश कुमार साहब, जो आप लिखते हैं वैसे हम वो पढ़ते रहते हैं, नजर से गुजरते हैं हमारे। 1956 में पाकिस्तान का पाकिस्तान का पहला जब आइन बना था, उस वक्त 56 से 58 तक 2 साल के अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर आए थे। यही टर्मोइल था, यही लैंग्वेज थी, यही माहौल था। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने जो है वो बीबीसी को इंटरव्यू दे के कहा था कि ये माहौल था जो आज माहौल है, और उसने मार्शल लॉ लगाया। फिर अयूब खान को उसने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, और 15 दिन के बाद उसने सिकंदर मिर्ज़ा को लगा के अपने आप को प्रेसिडेंट बना के वो मार्शल लॉ लग गई। उसके बाद जब जनरल ज़िया का टाइम आया, तब भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया। जब ये ईस्ट पाकिस्तान का वाक़या हुआ, उसकी भी ज़िम्मेवार उस वक्त की पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, उसका जो रवैया था वो था, मगर हमने उनका भी इल्ज़ाम औरों के ऊपर लगाया। उसके बाद अगर 90s की सियासत देखें तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से गालम गलोच, और आज जो लगा हुआ है 3 पॉलिटिकल, आज वो दोनों मिल गए हैं, एक अपोजिशन में आ गई है। ये जो चीज़ें ना, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती नहीं है। सियासत जिसको इबादत कहते हैं, जिसको खिदमत कहते हैं, उसकी शुरुआत पाकाई से होती है, इखलाक से होती है। जब आदमी इखलाक से हट जाता है तो फिर उसके अंदर बरकत वैसे भी खुदा की तरफ से ख़त्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि हम जो टीवी जो है, मैं 3-4 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर कभी कभार टीवी टॉक शोज पे आ जाता हूं, मगर हम टीवी अभी घर पे नहीं देखते हैं। बच्चों के सामने भी टीवी नहीं देखते हैं। चले कोशिश, रमेश साहब, रमेश साहब देखें, मैं आपको बताऊं क्या कोशिश है। ठीक है, एक पीरियड आता है, चीजें आती हैं, उसमें आप हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में जाफर इकबाल साहब हैं, ऐसे लोसर साहब हैं जो सर्व कर रहे हैं, हम लोग हैं, वो तमाम मिलकर इन तमाम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव भी हैं, उस पर हम बड़ी बात कर लेंगे, मजीद भी हम शोज रखेंगे वैसे इस चीजों के ऊपर बात करने के लिए। जरा मैं चाहता हूं मंशूर बताइए इस वक्त जीबी के लोगों के लिए, वैसे पीटीआई के पास हर पॉलिटिकल एक तो देखो कि गिलगित हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये दोनों एक ऐसे पार्ट हैं। ये तीसरा इलेक्शन गिलगित में हो रहा है या आज़ाद कश्मीर में, जो जब भी जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है तो लोगों का इंक्लाइन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ होता है। अब बात यह है कि इस वक्त अच्छा वजह क्या है, वजह रमेश साहब क्या ये क्या कि जो फेडरल हुकूमत है, जो हुकूमत वफाक में, अगर वो ना आएगी वहां पे तो फंड्स का और बाकी बजट का जो है वो इशू होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी वहां पे। दिस इज द रीजन व्हाट फरीद, ये प्रैक्टिस चली आ रही है, और मैं समझता हूं ऐसी प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए। वैसी ये माजी से लेके आप अगर हिस्ट्री की, आपको पता है मैं हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी नजर रखता हूं, ये एक प्रैक्टिस बनी हुई है। अब गिलगित के लोग आप देखें कि अब इस मर्तबा मैं समझता हूं थोड़ी बहुत चेंज जरूर होगी, क्योंकि माजी के अंदर आपने देखा, माजी में आपने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म करने के लिए अवाम ने आगे बढ़ के पीटीआई को वोट दिए। सेम उसी तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी ने वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की है जलसों के हवाले से। पीएमएलएन की पहले वहां पे थोड़ी सी थी और उन्होंने भी काफी मेहनत की है।
अब लोग गिलगित के अंदर एक ऐसा इलाका है जहां पे एजुकेशन बहुत है। ठीक है, लोगों ने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों के अंदर गए हैं और लोगों ने तीनों को एंजॉय किया है। अब है लोगों की चले। सोच, अब इन 2 दिनों के अंदर, इन 2 दिनों के अंदर लोग डिसाइड करेंगे हाँ। कि भाई हमें किस तरफ जाना है। चले, मैं ये प्रैक्टिस मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिस चौधरी साहब हंस रहे हैं, हंस रहे जनाब। और तस्वीर चौधरी पढ़े और हंस भी चौधरी रहे। जाफर इकबाल साहब भी हंस रहे और चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब भी हंस रहे। मैं दोनों का कमेंट लूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक पे आते उसके बाद बात करते जरा इस चीज के ऊपर। स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। परवेज इकबाल साहब, आपको किसका वैसे पलड़ा भारी लगता है? वैसे तो इस तरह से, जो इस तरह से चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा कि यहाँ पे मंशूर भी दिया, पीटीआई भी अपना मंशूर दे रही है, लेकिन इस वक्त अब जो सिचुएशन है उसमें नारे और वादे नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जो पार्टी काम करेगी वहां पे लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। आपका तज्जिया इस बारे में क्या है कि कौन सी जमात इस वक्त जो है वो ज्यादा इस इंतखाबी मार्के में कामयाबी हासिल कर सकती है? देखिए, पहले तो मैं चौधरी साहब ने जो कहा कि ये भी यूरोप में रह कर आए हैं और सीध पाकिस्तानी हैं, कि वहाँ के सिस्टम से जो डेमोक्रेसी हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो यहाँ पर नाउजुबिल्ला कोई बंदा यहाँ लीडर नहीं कर सकता। यूरोप में ये है कि यूरोप में आप अपने लीडर के खिलाफ बोल सकते हैं, जब वो गलत बात करे उसको आप कह सकते हैं कि गलत है। सबसे पहले तो यह चीज़ है कि यूरोप में और यहाँ ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम ये समझते हैं कि जो जिस जमात का लीडर है नाउजुबिल्ला वो गलती नहीं कर सकता है, इससे हमें निकलना है। कंपैरिजन नहीं होगा ना सर, क्योंकि वो उनकी तहजीब भी बड़ी पुरानी है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर मैं जो बार बार बात पुरानी नहीं है, वो हमसे बहुत पीछे थे। हमें एज ए पाकिस्तानी या मुस्लिम हमारे पास बड़ी चीजें हैं जो उनसे बहुत अच्छी हैं। और दूसरी, रुबेश साहब ने कहा 56, 58, जो क्योंकि ये पढ़े लिखे बंदे हैं, हिस्ट्री से इनका बड़ा वाबस्तगी है, वो इनकी बातें भी मैं सुन रहा था। तो इनका कहने का मकसद है कि इनको 56, 58 का मार्शल लॉ, ज़िया साहब का और मुशर्रफ वाला, इनको मेरे हाल में कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जीबी का जो इलेक्शन है, जो मैं रिपोर्टें इंटरनेशनली कुछ देख रहा था, उसमें अभी जो वहाँ इलेक्शन के ऊपर, बातों के ऊपर, तकरीरों के ऊपर तो चीजें लैदा हैं। जो एक सर्वे है उसमें यह है कि सबसे ज्यादा सीटें जो है ये पीटीआई लेगी, क्योंकि ये नून लीग, अपना पीपल्स पार्टी जो है, जुल्फकार अली भट्टो, ये भी वहां बड़ा एक्टिव बिलावल साहब तो बड़ा काम कर रहे हैं, मरियम साहब बड़ी अपनी कैंपेन लेके चल रही हैं। बिलावल साहब भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी। यहाँ पर एक बात मैं आपके प्रोग्राम के जरिए इस कौम को बताना चाहता हूँ। अभी ये देखें, बिलावल भट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, इस मुल्क में मैं तो इसको डेमोक्रेसी नहीं कहता हूं कि एक ही खानदान के 10-12 खानदान हैं, जो बाप गया, बेटा आया, बहू गई, बाप आया, यानी कि इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। क्या इन पार्टियों में और कोई काबिल बंदा नहीं है कि जो आगे आ सके? और बाकी रही इलेक्शन की, जैसे चोई साहब ने कहा, मैंने ये कहना ये था कि ये पहला ऐसा इलेक्शन है, इलेक्शन तो ये तीसरा है, लेकिन पहला ऐसा इलेक्शन है 2009 से जो है वो चल रहा था, जो ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें इतनी ज्यादा हैप क्रिएट की गई है, और जो टीवियों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, या इंटरनेशनली वहां पर बीबीसी वाले भी पहुंच गए, उर्दू वाले, उन्होंने भी इंटरव्यू लेकर हमारे लीडरान का शुरू कर दिया। मुझे बताएं, जीबी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यकीनन इस वक्त जो है वो एक बड़ा हमारे लिए गेम चेंजर है। और जीबी के जो लोग हैं, एजुकेशन ले लें आप, या चाहे वहां पे डेवलपमेंट का प्रोग्राम ले लें, वहां पे आप नौकरियों की बात कर लें, वहां पे आप बिजली की बात कर लें, चीजों के अंदर मसाइल तो मौजूद हैं। और उनका यह भी शिकवा है कि चूंकि जब आप कॉरिडोर की बात करते हैं, तो जो कॉरिडोर हमारे पास से गुजर रहा है, हमें भी उतने ही प्रोजेक्ट्स और उतनी चीजें मिलनी चाहिए जैसे दीगर जगहों के ऊपर है। रोड है, आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। आप समझते हैं इस चीज को किस तरीके से बाकी पार्टी डील करेगी? देखिए, एक बात तो यह है कि जैसे दोनों में से एक साहब ने कहा कि जो मरकज में हुकूमत होती है, जीबी की और आज़ाद कश्मीर की हमेशा से प्रैक्टिस यही रही है, जो मरकज में जिसकी हुकूमत है, उन सूबों में उसी की हुकूमत बनती है। जैसे पिछली वहां पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, और अभी जो कि आजाद कश्मीर में अभी भी नून लीग की है, यानी जिसकी वफाक में होती है, मेजॉरिटी जो सोचा जाता है, समझा जाता है, ये जो प्रैक्टिस चलती आ रही है, वो तो यही है। लेकिन मेरे ख्याल में, जो एक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये पहली बार इलेक्शन जीबी का जो है ये बगैर किसी इंटरफेरेंस के हो रहा है। ये मैं आपको वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि ये कई चीजें मैंने
इंटरनेशनली या नेशनली देखी हैं चले कि ये एक बड़ी पहली बार ऐसा काम होने जा रहा है जिसमें इंटरफेरेंस कम होगी और ये पता चल जाएगा। हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, तीनों में से कौन बड़ा तुरमहा है। चले मैं एक चल जाफर इकबाल साहब आपकी तरफ आने से पहले अगर हमारे पास बिलावल साहब का वो एक क्लिप है, अगर हम वो सुनवा सकते हैं प्रोड्यूसर, ये जरा एक क्लिप चलवाइएगा जरा सा, उसके बाद बात करते हैं। अभी भी टाइम है कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने काम करे और सियासत सियासतदानों पे छोड़े। अब भी होश का नाखून ना लिया जाए, अब भी दांतवी किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो। तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही खतरनाक है। जाफर इकबाल साहब आपने सुनी बात बिलावल भुट्टो साहब की, वो कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, होश के नाखून लिए जाएं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो वायलेंस होगा वो बड़ा उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो होंगे। तो जो प्रेसिडेंट रही है वो प्रेसिडेंट तो वैसे रही है ये कि जो इसकी विफाक में हुकूमत होती है उसकी जो है वो जीबी के अंदर भी होती है। तो ये प्रेसिडेंट जो है वो आप पीएमएलएन क्या इस प्रेसिडेंट को कोई तोड़ने की कोई प्लान कोई सियासी तौर के ऊपर अपनी कंपेनिंग में ऊपर क्या आपको लगता है प्रेसिडेंट उसी तरह से चलेगी, पीटीआई कामयाब हो जाएगी यहाँ से? बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए हैं और मैं मेरे ख्याल आपके आखिरी सवाल से शुरू कर लेता हूं। और यकीनन पहले आज़ाद कश्मीर में जितने इलेक्शन हुए और जीबी में वहाँ ये देखा जाता है और ऐसा हुआ है और उसकी वजूहात भी मुख्तलिफ लोग तजिया करते हैं और बताते हैं। और जहाँ तक ये बात है और अभी लोसर साहब भी फरमा रहे हैं और आपने भी कहा और रमेश साहब भी कह रहे थे, तो इलेक्शन से पहले इलेक्टेबल्स को तोड़ के पीटीआई के दुपट्टे पहनाना, वो जो 2018 से पहले चल रहा था वही सिनेरियो चला। और वो कहां से मॉनिटर किया जाता है और कौन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपने आप ये कह रहे हैं कि जो उधर है तो फिर अगर आपकी विफाक में जब हुकूमत रही है और जीबी में जब वो इलेक्शन हुए तो फिर आपकी गवर्नमेंट में भी और आपकी पार्टी में भी फिर बहुत सारे लोग इसी तरीके से आए होंगे, आप इस बात को मान रहे हैं? फरीद भाई, मसला ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन करता है और किसको ये मुखातिब करके कहा जाता है। फिर बात आप शायद काटेंगे या मेरी आवाज बंद करेंगे या कुछ करेंगे, फैजाबाद धरने की बात करेंगे, बहुत लंबी बातें होंगी। बहरहाल वापस इसी पे आ जाते हैं और मुख्तसरन ये कि आपने 4 दफा पूछा, मैंने भी कुछ 4-6 दफा कहा अपने भाई रमेश कुमार से कि पीटीआई का मंशूर बता दें जीबी के लिए, वो नहीं बता सके। तो ना मंशूर इनके पास महंगाई खत्म करने का है, ना इकोनॉमी को आगे लेके जाने का, और ना ही जीबी के लिए कोई मंशूर है। फिर आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है जीबी के लोग ये चाहते हैं, भाई ठीक है सीपैक, लेकिन हमारे लिए कौन से इसमें प्रोजेक्ट हैं, कौन से इसमें रोड्स हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है जो पिछले 5 साल के अंदर, और जिसमें हमारे 3 साल हुकूमत थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मरकज से वहां का बजट डबल ट्रिपल किया और वहां पे वो पैसे खर्च हुए। और जितने लोग भी गए हैं, आपकी टीम के लोग भी गए होंगे, उनसे पूछिएगा ऑन ग्राउंड वो हुए। लेकिन सर जीबी के जो लोग हैं ना, जो मेरी जितनी भी बात हुई इससे पहले भी चीजों के अंदर है, उनका एक ये भी शिकवा है कि गिलगित बल्तिस्तान हो वो एज ए हेड के तौर पे जब हम बात करते हैं सीपैक की, तो वहां पे वो प्रोजेक्ट्स, वो रिसोर्सेज, वो चीजें वहां पे उतना नहीं लगा जितना पंजाब में लग गया या सिंध में लग गया। और यही शिकवा बलूचिस्तान भी करता है कि हमारे पास वो चीजें उस तरीके से नहीं बन सकी जो हमें मिलनी चाहिए थी। जी मैं गुजारिश करता हूं, अब अगर बिजली के कारखाने तो वो तो आप वहीं पे लगाएंगे जहां ज्यादा उसकी लागत है और जहां ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप बिजली का कारखाना जीबी में लगा के कारखाने से ज्यादा उसकी ट्रांसमिशन पे लगाएं तो वो कोई फिजिबल नहीं। इसी तरह अगर आप बलोचिस्तान में लगा के इधर आ जाए तो वो भी नहीं। जो मेन रूट है वो जीबी से गुजरता है और उसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितने काफले हैं, जितने कारवां हैं और ट्रेड के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने यहां से गुजर जाना है। वो जूं आगे चलेगी आपको नजर आएंगे, मुझे भी नजर आएंगे और जीबी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। फिर द्यामीर भाषा डैम अकेला 700 अरब रुपए का डैम साइड का प्रोजेक्ट है। वो 700 अरब जब लगना है तो वहां पे मशीनरी आनी है, वहां पे मजदूरी होनी है, लोगों को नौकरी मिलनी है और जितना सराउंडिंग एरिया है उसके ऊपर आपको असरात नजर आएंगे। ठीक, आप जहां भी प्रोजेक्ट लगे उसका चले मैं आगे चलता हूं, जरा सा आगे आता हूं मैं। एक मिनट, आपने बलूचिस्तान की बात की कि वो भी ये बात करते हैं। भाई गवादर मेन हब है, मेरी मिनिस्ट्री उसका, मैं उसका हिस्सा रहा हूं। जितने बेनिफिट्स बलूचिस्तान को मिलने वाले हैं
वो आप उसका अंदाजा नहीं कर गवादर सकते। गवादर आज भी ईरान से बिजली ले रहा है सर। 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वो आज भी उनका पेंडिंग के अंदर ही है। वो इसलिए ले रहा है कि जो प्रोजेक्ट 2018 अगस्त में जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी वो जनाब इमरान खान ने हमारी मोहब्बत में नहीं करने दी। वो एयरपोर्ट जो 2018 अगस्त में शुरू होना था वो उस वक्त शुरू नहीं अच्छा चले, आप कह रहे हैं ये कसूरवार ये कसूरवार इमरान खान साहब, रमेश कुमार साहब, ये बात 2 साल आपने अच्छा चले कसूरवार होगा। रमेश साहब से चले पूछ लेते हैं, क्योंकि आप तो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। मुझे बता दें जरा सा, 2 सवाल है इस चीज के अंदर। नंबर 1 थिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम, यानी ये बात कर रहे हैं रमेश साहब की, जाफर साहब, कि उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये सर कि गवादर प्रोजेक्ट और जो दूसरी बात मैंने की है उन सब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर ही डाल रहे हैं। मुझे 2 का जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि इलेक्टेबल की जो सियासत है वो माजी में भी रही है और अभी भी रह रही है। आपको पता है मैं गलत बात करता नहीं हूँ। पिक एंड चूज माजी में भी था, अभी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हर बंदा गलतियां करता है और वो माजी में भी गलतियां थी, आज भी गलतियां हैं। आपने बात की मैनिफेस्टो की, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है वो उसकी ख्वाहिश जरूर होती है, वो अनाउंसमेंट जरूर करते हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में वो काम करें और पब्लिक पॉपुलर फैसले करें। मगर मैं इस गवर्नमेंट के अंदर एक तब्दीली देख रहा हूं। वो तब्दीली ये है कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने ये देखो चौथी गवर्नमेंट देखी है, मैं इनको देख रहा हूं 18 साल के अंदर माजी में पब्लिक पॉपुलर फैसले किए जाते थे, मगर पाकिस्तान को उससे पहले नहीं रखा जाता था कि पाकिस्तान पॉपुलर फैसले क्या है। इस वक्त जो है, इस वक्त पब्लिक पॉपुलर से पहले पाकिस्तान पॉपुलर फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाता है कि हम नहीं, मुझे एक बात का मुझे जवाब दे दे, क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है क्या हो रही है? चले ईमानदारी से बताइएगा, सच बताइएगा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखिए गिलगित एक इस वक्त हमारे सामने एग्जांपल गिलगित का है। गिलगित वो एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर इंटरनेशनल भी व्यूअर्स की नजर है। रमेश भाई और सच बताइएगा, 99% एजुकेशन, 99% ये सच मैं कहता हूं 99% जहां पे एजुकेशन हो वहां पे ये चीजें नहीं हो सकती। ये वहां पे चीजें होती है जहां पे अनएडुकेटेड माहौल होता है, देहाती माहौल होता है, वहां पे ये चीजें होती अच्छा, हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं आप, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आप पहली बात तो आप डिनाई कर रहे हैं कि देयर इज नो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लोगों को तोड़ा नहीं जा रहा, ये आप कह रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखें फरीद, आपको पता है मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, हवा में नहीं। माजी में ये चीजें चलती आ रही है तो इस वजह से सबको शक है कि ऐसे है, मगर इस वक्त आदमी चाहे भी सही ना तो भी ये चीजें नहीं हो सकती, और वो स्पेशली गिलगित में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं तो इस वजह से प्रैक्टिकली अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ जी, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर जरा बात करते हैं और परवेज इकबाल साहब से जरा इसका एनालिसिस लेते हैं इस चीज के ऊपर, माजी और अभी के अंदर कि अभी रमेश साहब जैसे कह रहे हैं कि अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है और नहीं हो रही है, लेकिन इल्जाम ये लगाया जा रहा है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। परवेज इकबाल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, जैसे चौधरी जाफर इकबाल साहब ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या जोड़ तोड़ की जो सियासत है वो चीजें उस चीज के अंदर है। क्या अब भी आप समझते हैं कि जो इल्जाम यही लगाया जा रहा है कि अभी भी इलेक्टेबल्स को जो है वो तोड़ के जो है वो पीटीआई में वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान में हर दौर की हुकूमत जो इलेक्शन जीती है और जो हारी है, अभी उनका नारा यही है। अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हर दुनिया के मुल्क में है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी हर किसी की अपनी सोच है। अभी अमेरिका का दुनिया का सुपर पावर का जो इलेक्शन था वहां पर भी जो बाइडेन जीता तो वो ट्रंप ने यही कहा कि मेरे साथ धांधली हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट ने जो है मुझे हरा दिया है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, अगर ये लोग जो पॉलिटिकल लीडर बने हुए हैं, अगर ये ग्रास रूट से आए, अगर इनको पता हो यूनियन काउंसिल लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी में, मल्ले तो गली में प्रॉब्लम है जो ग्रास रूट लेवल से खुद वोट लड़के आते हैं, 2-4% होंगे। लेकिन सर वो क्यों है वैसे? ये मैं पूछना चाहता हूं कि हमेशा से इंतखाबात की जो शफाफियत है उस पर हमारा सवाल निशान लग जाता है, चाहे वो जीबी इलेक्शन हो या फिर वो पाकिस्तान के। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब
एक तकरीर उनकी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आने दो, जरदारी साहब को, जरदारी को मैं गलियों में खींचूंगा, गले से पकड़ के ये करूंगा वो करूंगा। अभी जब वो इलेक्शन गुजर गया, मियां साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ये सियासी नारा था। तो ये तो हर जब बात करती है ना, अब जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं तब्दीली लाऊंगा, लेकिन मेरे पास बटन नहीं है, मेरे पास बटन नहीं है। अभी जो पॉलिटिकल इंजीनियर चोई साहब ने बात की है, ये यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, चोई साहब बाहर से आए थे। अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है वो तो नजर भी आ बहुत सारे नारे होते हैं जो सिर्फ नारे की हद तक होती है। जैसे अभी चोई साहब ने कहा कि इन्होंने पहले बता दिया कि वहां पर जीबी में जो इलेक्शन हो रहा है, और आपने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनाई, उनसे भी ये मुकम्मल ये साबित हो गया कि परसों के बाद वहां पर भी वोट को इज्जत दो और धांधली का नारा लग जाएगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब, योर शॉर्ट कमेंट ओवर इट सर। मैं बड़े इख्तिसार के साथ गुजारिश करूंगा। एक तो ये जो अभी कहा परवेज इकबाल साहब ने कि ग्रास रूट लेवल से जरा सारी पार्टियों में जाएं, मैं नून लीग की बात नहीं सर, वो बात हो गई, मैंने उसके ऊपर वो चीजें हो गई है। ऐसा नहीं है कि पूरा वो एक जनरिक एक बात हुई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है वो ग्रास रूट। अब मैं चाहता हूं आगे चले जरा इस चीज के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि सर जो बात इस वक्त हुई है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हैं, आपके सामने जो डॉक्टर रमेश कुमार साहब तशरीफ फरमाए, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़ी अच्छी इनकी सोच है। ये मेरे साथ नून लीग के शेर के ऊपर मेंबर रहे 5 साल, और आज माशाल्लाह बैठ के साथ वहां बैठे हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, ये तो नहीं कह सकते। हमारे साथ आने से पहले किसी और के साथ थे, हमारे साथ क्यों आए वो भी इन्हीं को जवाब देना चाहिए। मेरे जैसे सियासी कारकुन तो एक झंडा उठाते हैं, एक नारा लगाते हैं, उसी के साथ। लेकिन वो रमेश साहब ने तो बात की है कि इस वक्त जो है वो लोग बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड है, इस माहौल में 2020 में ये पॉसिबल अब नहीं है। आप जरा ये देख लें कि पिछले ये टिकट जमा कराने से पहले जीबी में पीटीआई के जो पहले कैंडिडेट थे वो कितने और नए शामिल होने वाले कितने हैं, और कौन कौन सी जमात से लाके उन्हें शामिल कराया गया है, तो वो आपको सारी फहरिस्त पता चल जाएगी। नहीं चौधरी साहब, लेकिन ना ये तो अपनी पर्सनल उसके ऊपर है सर। वैसे ये कैंडिडेट की अपनी चॉइस के ऊपर है कि इधर दैट कैंडिडेट स्टेज विद द गवर्नमेंट, या फिर वो इलेक्शन पे किसी और के साथ चली जाए। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट भी है ना सर। नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आप ये बात ना मानना चाहें तो ना माने, मैं आपको नहीं मना सकता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जिले में मुझे फोन कौन करता है, मुझे पता है कि 18 से इलेक्शन से 1 साल पहले मुझे क्या क्या कहा जाता रहा और कौन कहता रहा और किस लिए कहता रहा, मुझे 2013 के इंतखाबात से पहले कौन क्या कहता रहा। सर 2020 है ना जाफर इकबाल साहब, 2020 है। रमेश कुमार साहब योर शॉर्ट कमेंट्स ओवर इट सर। मैं आपसे इस चीज के ऊपर, जाफर साहब तो इस चीज के ऊपर वो शिकवा करते मुझे नजर आ रहे हैं, वो शिकवा करना है, लेकिन मैं ये बात आप बता सकते हैं बिकॉज यू आर शॉर्ट, मुझे बताइएगा कि योर फाइनल रिमार्क्स ऑन इट। देखिए, पहली चीज तो ये कि लोग किस पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं, कौन किसके मैनिफेस्टो के साथ जा रहा है, वो उसकी मर्जी है। आप उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि भाई आप। दूसरी चीज ये कि पॉलिटिकल वर्कर होना वो बहुत जरूरी है। और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तो रिजर्व सीट का जो चक्कर आ गया है, ये मैंने इसकी बहुत मुखालफत शुरू से लेके नहीं होनी चाहिए। मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भी उन्होंने ये नहीं होनी चाहिए। आप रिजर्व सीट, मैं तो कर करके थक गया हूं भाई रिजर्व सीट। अब जैसे मैंने नून लीग के टाइम पे भी मैंने बिल दिया कि भाई हमारी नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीट्स जो है, चले शॉर्ट कर दे। सारे एमएनए आ गए कि भाई फिर तो अकिलत तो गई डॉक्टर रमेश के हाथ में, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है सर। आई हैव टू क्लोज इट सर, आई हैव टू क्लोज इट। डॉक्टर रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी जाफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी परवेज इकबाल सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। फरीद को इजाजत दीजिएगा।